आज सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आई है। 13 अगस्त को देर रात पाकिस्तान के रावलकोट में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के खिलाफ नारे लगाए गए। ये कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तान की सेना और सरकार का पालन पोषण कर रहा है और यही पाकिस्तानी सेना अमेरिकी हथियारों से पीओके के लोगों पर जुल्म कर रही है। तो पीओके की ये बातें पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही है असीम मुनीर के कानों तक, लेकिन हम आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं आज कि ये विरोध प्रदर्शन कहां कहां पर हुए हैं और क्यों हम ये कह रहे हैं कि मामला पीओके में अब पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो एलएसी के पास पीओके का पुंछ जिला है। सबसे पहले आप देखिए पुंछ जिला, और उसी के साथ साथ जहां का सबसे बड़ा शहर है ये रावलकोट। ये वही शहर है जहां पहले भी बड़े स्तर पर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तो यहां पर ये दरअसल पीओके का पूरा हिस्सा है जिसमें आप देख रहे हैं ये वो जगह है, पुंछ जिला है, रावलकोट है, जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। एलओसी हमने आपके लिए बना दिया है। पहले भी बड़े स्तर पर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ इसी रावलकोट में सबसे ज्यादा प्रदर्शन होते रहे, जहां स्थानीय लोगों की आवाज को सेना बार बार दबाती है और जुल्म सितम उन पर ढाती है, उनके अनाज तक लूट कर यहां से ले जाते हैं। इस बार पीओके के लोग 4 मुद्दों को जमकर उठा रहे हैं। पहला, उन्होंने असीम मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली बताया है। आपने नारे सुने ना, बच्चा कंधे पर चढ़कर जोर जोर से कह रहा था असीम मुनीर ट्रंप की कठपुतली है, वर्दी में उसकी कठपुतली है। दूसरा, लोगों का आरोप है कि अमेरिका पाकिस्तान की सेना को हथियार, फंडिंग देता है और इस मदद के बदले पाकिस्तान की सेना अमेरिका का एजेंडा चलाती है और स्थानीय जनता का कोई भला नहीं होता। इसका मतलब समझिए, ये वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ बोले आसिम मुनीर। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि ईरान के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ बोले मुनीर, लेकिन मुनीर की तो मुंह पर ताला लगा है और उसकी वजह ये लोग पीओके में समझ रहे हैं। उसकी वजह है अमेरिकी मदद के बदले पाकिस्तान सेना उसका एजेंडा चलाती है। तीसरा, पीओके के लोग ये भी कह रहे हैं कि असीम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बलूचिस्तान के खनिज और तेल को लेकर डील कर रहे हैं और पीओके के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। यानी अमेरिका के साथ बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का पूरा मैप अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान इस तरफ है, वहीं पीओके के लोग पूरी तरह से उनकी अनदेखी हो रही है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के संसाधनों का सौदा कर रहे हैं, बलोचियों को उनके हवाले कर रहे हैं। पीओके के लोग बेहाल है, इसको वो नहीं देखते। और चौथा मुद्दा जिस पर पीओके में लोग जबरदस्त तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लोगों ने ये कही है कि पीओके में बदहाल लेकिन पाक सेना और सरकार को सिर्फ हथियारों की चिंता है। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई, बुनियादी सुविधाएं, भारी कमी है, लेकिन पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार सिर्फ और सिर्फ हथियारों के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए इन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। तो आर्मी के खिलाफ, जी हां, आर्मी के खिलाफ, असीम मुनीर के खिलाफ किस तरह के अपशब्द बोले जा रहे हैं। पीओके में लोगों का गुस्सा खुलकर आपने देखा और हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताया कि वजह भी क्या है। पीओके के लोग बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहे हैं। जब पाकिस्तान की सरकार को अपने लोगों का पेट भरना चाहिए, उनकी गरीबी दूर करना चाहिए, विकास के लिए काम करना चाहिए, तब वो युद्ध की तैयारियों में जुटी हुई है। और हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने एक नए बयान में कहा है कि वो पाकिस्तानी सेना की एक नई रॉकेट फोर्स बनाएंगे। रॉकेट फोर्स, पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। ये एक स्वतंत्र कमांड होगी जिसके पास पाकिस्तान के सभी रॉकेट्स, मिसाइलों का नियंत्रण होगा और युद्ध के हालात में किस मिसाइल को किस रॉकेट से हमला करना है, ये सभी यही रॉकेट फोर्स तय करेगी। तो देखिए, आपने शहबाज शरीफ, एक जंग, अनेकों जंग पाकिस्तान हारा है और इस शख्स ने भी अपने देश की जो हालत की हुई है, हार को भी जीत का जश्न मनाने में ये पूरे देश की आंखों में धूल झोंकते हैं। और अब ये नया रॉकेट वाला कोई अपना डिपार्टमेंट बना के, बड़ी स्क्रीन पर जरा मैं आपको तस्वीरें आज दिखाना चाहती हूं। शहबाज शरीफ को यह समझना पड़ेगा कि परिस्थिति क्या हो गई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सेना इतना डर चुकी है कि अब उसे चीन के मॉडल पर काम करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें
चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स की है। अब समझ गए? नकल, यही फितरत है पाकिस्तान की। यह चीन की वही रॉकेट फोर्स है जिसके पास उसकी सभी मिसाइलों का कंट्रोल होता है। अगर कोई देश चीन पर हवाई हमला करता है या उस पर कोई रॉकेट दागता है तो यही कंट्रोल्ड कमांड है, एक कंसोलिडेटेड कमांड है। कोई भी मिसाइल भी अगर दागता है तो उस हमले को रोकने का काम चीन की यही रॉकेट फोर्स करती है। बाद में जवाबी हमले भी इसी रॉकेट फोर्स द्वारा किए जाते हैं। अब आप समझ गए शहबाज शरीफ किसके आइडिया पर चल रहे हैं। वैसे नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और बार बार पाकिस्तान ने साबित किया है कि वो नकल में भी फेल रहते हैं। कभी भारत की नकल, कभी भारत की कूटनीतिक कदमों की नकल, अब चीन की रॉकेट फोर्स की नकल। अब आपको ये तस्वीरें भी याद होंगी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कुल 9 आतंकी ठिकानों, आतंकवादी अड्डों, 11 एयर बेसेस और कुछ मिलिट्री बेसेस को हवाई हमलों में नष्ट किया था और पाकिस्तान भारत के इन हमलों को रोक ही नहीं पाया था। एक एक करके हम तमाम जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो मुरीद के हो, बहावलपुर हो और उसके बाद से जो हम उनके एयर बेसेस पर पहुंचे। और ये तो तमाम आप देख रहे हैं जो वहां पर नुकसान हुआ था उसकी तस्वीरें हैं, बाकायदा फुटेज है जो पूरी दुनिया ने देखी है। इसी हार के बाद अब पाकिस्तान ने अपने आतंकी और सैन्य ठिकानों को बचाने के लिए ये रॉकेट फोर्स बनाई है और इसे लगभग 250 मिसाइलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सबसोनिक मिसाइल हैं, सुपरसोनिक मिसाइल भी इसमें हो सकती हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स क्या करने वाली है। कितनी मिसाइलें हैं? तो कुल 250 हैं। कौन सी मिसाइलें? क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइलें इसमें शामिल होंगी। इनमें अब्दाली मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। गजनवी जो मिसाइल है 300 किलोमीटर, गौरी मिसाइल की 1250 किलोमीटर, बाबर 1 मिसाइल की 450 किलोमीटर, बाबर 2 की 900 किलोमीटर और शाहीन 3 की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। हमने उनकी सारी मिसाइलों की रेंज आपके सामने रख दी है। देखिए 15 अगस्त के पहले दोनों ही देशों में अगर आप देखिए तो सरहद पर तनाव है, तैयारी पूरी है। भारतीय सेना ने भी अपने तमाम सरहद पर ड्रिल्स किए हैं। उधर पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है? 14 अगस्त के जस्ट पहले वो रॉकेट फोर्स का ऐलान कर देता है। वहीं उनकी पूरी मिसाइलें और उनकी क्षमता हमने आपको दिखा दी है। हालांकि इस रॉकेट फोर्स को जो मिसाइलें दी गई हैं उनके नाम भी भारत के लोगों को जरूर देखने चाहिए। नाम क्या क्या है? अब्दाली, गौरी, गजनवी और बाबर। ये सारे वही मुस्लिम आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन्हें लूटा और भारत का दमन किया, लेकिन पाकिस्तान इन्हें अपना हीरो मानता है। सबसे पहले हम अहमद शाह अब्दाली की बात करते हैं। अफगान लुटेरा था ये, अफगान लुटेरा। भारत पर कई बार हमला किया और शायद यही वो तमगा है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने एक अफगानी लुटेरे का नाम पाकिस्तान में बनने की मिसाइल का नाम रख दिया। अगला गौरी, मोहम्मद गौरी, भारत पर कई बार हमला करने वाला यही वो तबका है जिसकी वजह से शायद एक और मिसाइल का नाम गौरी रख दिया। तो कुल मिलाकर उनकी मानसिकता इन नामों के चयन से दिखती है। महमूद गजनवी, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था तो उसका नाम तो सीने से लगाना ही था। सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाला महमूद गजनवी, भारत की संपत्ति लूटने वाला। ऐसे लुटेरों, चोरों, हमलावरों को जब वो भारत का हिस्सा थे उसके बाद अलग होने के बाद उन्हीं को अपना हीरो बना बैठा और उन्हीं के नाम पर मिसाइलें रख दी। इसी के साथ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, 16वीं सदी में भारत पर आक्रमण, अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इस बात पर सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे और शायद इसीलिए उसके नाम पर एक और मिसाइल की नाम देख ली। इसे देखकर आप भी सोचते होंगे कि क्या यही सब करने के लिए पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? आज से 78 साल पहले आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की रेखाएं खींची गई थी और धर्म के नाम पर भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और यह विभाजन भारत के लोगों से पूछकर नहीं हुआ था। यह बंटवारा मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद और कांग्रेस की सहमति से हुआ था। 3 जून 1947 को जब भारत के आखिरी वाइसरॉय
लुई माउंटबेटन ने यह ऐलान किया कि मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस पार्टी भारत पाकिस्तान के विभाजन पर सहमत हो गए हैं, तब इस ऐलान पर कांग्रेस के ज्यादातर नेता तालियां बजा रहे थे। उस समय भी महात्मा गांधी अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने इस विभाजन का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस बंटवारे के लिए अंग्रेज नहीं बल्कि भारत के नेता ही जिम्मेदार हैं। इस विभाजन ने भारत को कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा दर्द दिया है। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा लाखों लोग लापता हो गए जिनके बारे में कभी पता नहीं चला। 75,000 से ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। सैकड़ों महिलाओं का रेप करने के बाद उनकी लाशों को जलाकर फेंक दिया गया। इस तस्वीर को शायद आज की पीढ़ी पहचानती भी नहीं होगी, लेकिन इसमें जितने लोगों की आपको लाशें दिख रही हैं, इससे पहले वाली तस्वीर, जितने लोगों की लाशें आपको दिख रही हैं, ये वो हिंदू और सिख थे जिन्हें पाकिस्तान के कमोके रेलवे स्टेशन पर भारत लौटने से पहले ही बेरहमी से मार दिया गया था। और उस दिन कमोके रेलवे स्टेशन से भारत में जो ट्रेन आई थी उसमें सैकड़ों लोगों की लाशें भरी हुई थी। यह तस्वीर जो आज आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। बाद में इसी तरह की घटनाएं भारत की तरफ से भी हुई। यह ऐसा नरसंहार था जो बंटवारे और आजादी की खबरों में दब गया। यह बात भी इतिहास में दबा दी गई कि जिस ब्रिटिश अफसर को भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींचने का काम सौंपा गया था, वो भारत के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस ब्रिटिश अफसर का नाम था सिरिल रैडक्लिफ और इसे इस काम के लिए सिर्फ 5 हफ्तों का समय दिया गया था। और इन 5 हफ्तों में सिरिल रैडक्लिफ 95% इन इलाकों में कभी नहीं गए थे। 95% इलाकों में वो गए ही नहीं थे जहां उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींच दी। सोचिए, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। इसके अलावा जिस बंटवारे ने हमारी मातृभूमि को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां निगल ली, उस बंटवारे की लकीर को खींचने वाले सिरिल रैडक्लिफ सिर्फ 3 दिन बाद 18 अगस्त 1947 को अपने देश वापस लौट गए थे। और उनकी वजह से लाखों लोग 100 हजार लाख नहीं, लाखों लोग बेरहमी से मर रहे थे। इससे भी ज्यादा दुख की बात तो यह है कि जब एक अंग्रेज इस तरह से भारत माता के टुकड़े कर रहा था, तब भारत के बहुत सारे नेता यह तय करने में व्यस्त थे कि किसे कौन सा मंत्रालय और कौन सा विभाग मिलेगा। यह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि जिस मकसद से यह विभाजन किया गया था, वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या था और क्या वो मकसद पूरा हुआ। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं इधर, और ये है पूर्वी पाकिस्तान, ये हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तब बांग्लादेश नहीं बना था। अब हम आपको नंबर्स के जरिए बताते हैं। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से कुल 83 लाख लोग भारत में आए थे। 83 लाख लोग जो हम आपको बता रहे हैं एंट्री, ये 83 लाख पूर्वी पाकिस्तान से और पश्चिमी पाकिस्तान से मिलाकर, जबकि भारत से कुल 96 लाख लोग पाकिस्तान में गए थे। 96 गए थे, इधर भी और इधर भी। यह विभाजन का मकसद क्या पूरा हुआ 1947 में, यही हम पूछ रहे हैं। तो 96 लाख गए पाकिस्तान में और 83 लाख आए भारत में। उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 96 लाख मुसलमान ही पाकिस्तान गए। बाकी मुसलमानों ने भारत को ही अपना देश माना, वो रुक गए। इनमें कई मुस्लिम परिवार तो ऐसे थे जिनकी जो जड़ें हैं वो पेशावर, लाहौर, कराची में थी, लेकिन उन्होंने बंटवारे के वक्त वहां ना जाकर यहीं रहने का फैसला किया। इनमें मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान का परिवार भी शामिल था, जिसकी अक्सर वो चर्चा करते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जड़ें पाकिस्तान में थी, लेकिन ये तमाम परिवार ऐसे थे जिन्होंने ये तय किया कि वो भारत में ही रहेंगे।
अब अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख हिंदू भारत में आए। कितने हिंदू भारत में आए? 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से, देखिए यहां पर भारत में आए। लेकिन भारत से सिर्फ 7 लाख मुसलमान ही गए, ये देखिए यहां पर। तो 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख भारत में आए और भारत से गए 7 लाख मुसलमान यहां पर। इसी तरह मौजूदा जो पाकिस्तान है उससे 54 लाख, कुल 54 लाख हिंदू जो है यहां आ गए नीचे, और यहां से 65 लाख मुसलमान गए भारत से पाकिस्तान में, जो तब पश्चिमी पाकिस्तान था। हिंदू, सिख और बाकी लोग भारत में आए, जबकि भारत में अगर आप देखें तो 65 लाख मुसलमान ही आज के पाकिस्तान में गए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये बंटवारा तो हिंदू और मुसलमानों के नाम पर हुआ था, लेकिन सच ये है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान आबादी के अनुपात में बहुत कम थे, और पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू ज्यादा थे। इसके अलावा जो मुसलमान भारत में रहे उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी मिली। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहां तक कि भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान भी मुस्लिम समुदाय के लोग रहे। विभाजन की इस त्रासदी को आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी याद किया और सोशल मीडिया पर यह लिखा कि आज का दिन हमें यह बताता है कि लोगों को सौहार्द और एकता की भावना को बनाए रखना चाहिए, जो हमारे देश को एक सूत्र में पिरोकर रखती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजों ने जब भारत का बंटवारा किया तब हमारी एकता की भावना कमजोर हो चुकी थी, और आज भी अगर आप देखेंगे तो कई बार एक खास वोट बैंक के लिए इस तरह की राजनीति की जाती है जिससे हमारी एकता की भावना को नुकसान पहुंचता है। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के बंटवारे के बारे में कांग्रेस को उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार बताया, और यह कहा है कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच के लिए भारत का बंटवारा किया था। 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, उसके एक दिन पूर्व अपनी सत्ता लिप्सा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया था, जो एक सनातन भारत था, पौराणिक भारत था। उस भारत को, उसी की दो भुजाओं को काट करके पाकिस्तान जैसे दानों के रूप में भारत को सदैव पीड़ित करने के लिए, डसने के लिए एक दुश्मन को उसके साथ उसी के हिस्से को काट करके बना दिया गया। 1947 का बंटवारा आज भी भारत के हिंदू मुसलमानों के लिए किसी सीख से कम नहीं है। भारत साल 1192 से ही किसी न किसी मुस्लिम आक्रमणकारी का गुलाम रहा, लेकिन इसके बावजूद भारत के हिंदू और मुसलमानों में एकता, भाईचारे की गुंजाइश रही। मुगलों के हिसाब से अगर आप देखें तो उनके बेहिसाब अत्याचारों के बाद भी ना तो हिंदुओं ने आम मुसलमानों से कभी नफरत की और ना ही आम मुसलमानों ने हिंदुओं से कभी नफरत की। इस भाईचारे का ही नतीजा था कि साल 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ, तब इस विद्रोह में भारत के हिंदू और मुसलमान एक होकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और आखिरी मुगल शासक बादशाह बहादुर शाह जफर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह का समर्थन किया था। उस वक्त अंग्रेजों ने इस विद्रोह को नाकाम तो कर दिया, लेकिन उन्हें यह आभास हो गया कि भारत के आम हिंदू और मुसलमानों में गजब की एकता है। अगर ये एकता इसी तरह से बनी रही तो एक ना एक दिन फिर 1857 जैसा विद्रोह होगा और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना होगा। इसी एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक थ्योरी निकाली, फूट डालने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन विवादित मस्जिदों के सर्वे शुरू कर दिए जहां हिंदू मंदिर होने का दावा करते थे। इन सर्वेक्षण से हिंदू और मुसलमानों के बीच माहौल खराब हुआ और बाद में अंग्रेजों ने हिंदुओं के कानून बदलने शुरू किए, लेकिन मुसलमानों के पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई भी उनके पर्सनल लॉ में कोई दखल नहीं दिया।
सबसे बड़ी फूट 1905 में डाली गई, जब अंग्रेजों ने संयुक्त बंगाल को हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया। हम और आप सोचते हैं कि धर्म के आधार पर भारत का पहला बंटवारा 1947 में हुआ था, लेकिन सच तो यह है कि अंग्रेजों ने 1905 में संयुक्त बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। इनमें मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल अलग हो गया था और बाकी का हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल अलग हो गया था, जिस नाम से अब हम कहते हैं। देखिए, इस बंटवारे से कई मुसलमान खुश हुए थे और उन्हें यह लगा कि अंग्रेजों ने उन्हें बंगाल का इतना बड़ा हिस्सा दे दिया है, जबकि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों में बस फूट डाल रहे थे। समझने की कमी थी। और फूट डालो और शासन करो के तहत ही अंग्रेजों ने मुसलमानों को 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया था, जिससे मुसलमानों को ही अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे। आप सोचिए। और इसी राजनीति ने हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा की और जिन्ना जैसे लोगों ने 1947 में भारत के 2 टुकड़े करा दिए। जिन लोगों ने भी भारत को धर्म के नाम पर बांटा, वो सब के सब तड़प तड़प कर मरे हैं। इनमें मोहम्मद अली जिन्ना की मौत टीबी, जी हां, ट्यूबरक्लोसिस और फेफड़ों के कैंसर से हुई। बंटवारे के सिर्फ 1 साल बाद 11 सितंबर 1948 को जब जिन्ना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, तब उन्हें क्वेटा से कराची ले जाया गया ताकि बड़े अस्पताल में उनका इलाज हो सके। लेकिन एयरफोर्स बेस से घर ले जाने वाली एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हो गई और इसके बाद जिन्ना सड़क पर ही खड़ी एक खराब एम्बुलेंस में घंटों तड़पते रहे और लोगों को पता भी नहीं था कि इस एम्बुलेंस में अंदर कौन है। अब हम आपको यह किताब दिखाना चाहते हैं, जिसकी हमने आपको पहले ही जानकारी दी थी, क्योंकि यह किताब है। इस किताब में इसका जिक्र है, जिसे मैं आपको पढ़कर बताती हूं। देखिए, ये जो किताब है, ये जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, जसवंत सिंह जी की लिखी हुई किताब है। और इस किताब में ही ये लाइनें जो हमने हाईलाइट की हैं, उन्हीं लाइनों में ये लिखा हुआ है कि उनकी एम्बुलेंस खराब हो गई थी और वहीं पर वी हैड हार्डली गॉन 4 माइल्स, 4 मील हम गए थे कि एम्बुलेंस अचानक रुक गया। सोच रहे थे हम लोग, वंडरिंग व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया। मैं बाहर निकला और वहां देखा कि इंजन की गड़बड़ी हो गई थी। और उसके बाद ये लिखते हैं कि आई केप्ट ऑन लुकिंग डिस्टेंटली, हम शहर की तरफ देखते रहे लेकिन कोई भी एम्बुलेंस का साइन नहीं था। और एक बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंगली, एक ऐसा अंग्रेजी का शब्द है जो बेइंतहा दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सक्रूशिएटिंगली प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल द एम्बुलेंस अपीयर्ड आफ्टर ऑल। तो ये इसी किताब से ली हुई जानकारी है, जसवंत सिंह जी की लिखी हुई किताब है, जिससे हमने आपको ये पूरा हिस्सा बताया है। तो जिन्ना आखिरी लम्हों में किस तरह से तड़प तड़प कर मरे। इस बंटवारे में लियाकत अली खान का भी हाथ था, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी की एक सभा में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनका अंत भी बुरा हुआ था। इसी तरह चौधरी रहमत अली ने पहली बार भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम का देश बनाने की मांग की थी, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल मौत मरे। चौधरी रहमत अली बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में जिन्ना की सरकार में उन्हें अहमियत नहीं मिली और जब उन्होंने सरकार की आलोचना की तो उन्हें फूटी कौड़ी के साथ देश से निकाल दिया गया और एक दिन इंग्लैंड में वो गुमनामी की मौत मर गए। यही हाल जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना का भी हुआ, जिनकी जुलाई 1967 में कराची में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। और भारत का बंटवारा करने वाले आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लुई माउंटबैटन को भी उनके परिवार के लोगों के साथ एक बम धमाके में मार दिया गया था, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने भी भारत माता के टुकड़े किए, उनका अंत बहुत बुरा हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं, इस वक्त मेरे हाथ में जो पुस्तक है उसके 1982 की ये हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि इस एक पुस्तक के कुछ अंश हैं जो 1982 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का नाम है माउंटबैटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसमें पेज नंबर 57 पर ये देखिए, ये है,
ये किताब लिखी है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने, माउंटबैटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मार्च 22 टू अगस्त 15, 1947। ये 1982 में 1982 में पब्लिश हुई थी और इसमें भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन के एक इंटरव्यू का जिक्र है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर भारत को ये पता चल जाता कि मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी की बीमारी है तो भारत का बंटवारा नहीं होता। मैं आपको पढ़कर बताती हूं कि इसमें क्या लिखा है, जो लाइनें आपकी स्क्रीन पर भी हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि उनको ट्यूबरक्लोसिस 1947 में निकला, क्या आपको इसकी जानकारी थी, तो जवाब में देखिए उन्होंने क्या लिखा है, जो आपकी स्क्रीन पर भी है। नॉट ओनली वॉज आई नॉट अवेयर बट नोबडी वॉज अवेयर। वो कहते हैं कि न सिर्फ मुझे जानकारी नहीं थी उनके टीबी होने की, बल्कि किसी को उनके टीबी होने की जानकारी नहीं थी। फिर आगे नीचे वाले हिस्से में जाइए, जिसमें वो बिल्कुल बोलने के अंदाज में क्या इशारा कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है। उन्होंने कहा, आई एम आस्किंग माई सेल्फ दिस क्वेश्चन नाउ। अब मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछ रहा हूं, जो हाईलाइटेड पार्ट है उस पर आ जाइएगा। वुड आई हैव सेड लेट्स होल्ड इंडिया टुगेदर एंड नॉट डिवाइडेड। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे ये मालूम होता कि जिन्ना को तो टीबी है और वो मर सकते हैं, तो मैं अपने आप से यह सवाल पूछता हूं कि क्या मैं बंटवारे को रोकता और उसको नहीं विभाजित होने देता। उन्होंने कहा, वुड आई हैव पुट बैक द क्लॉक एंड हेल्ड द पोजीशन, मोस्ट प्रोबेबली। वो ये कह रहे हैं कि अगर समय की सुई को वापस करने का मौका मिलता, मुझे पहले से पता होता कि जिन्ना को टीबी है, तो शायद मैं इस देश को एकजुट रखने की कोशिश करता और बंटवारा नहीं होने देता। ये बहुत ही बात करने के अंदाज में उन्होंने लिखा है, लेकिन ये उनका एक इंटरव्यू इस किताब में डाला हुआ है। महात्मा गांधी भी भारत के विभाजन के खिलाफ थे। उनका कहना था कि इस बंटवारे के लिए अंग्रेज नहीं बल्कि हमारे देश की राजनीति जिम्मेदार है। इसके अलावा उन्होंने भारत के बंटवारे को टालने के लिए मोहम्मद अली जिन्नाह को यह प्रस्ताव दिया था कि वो अविभाजित भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं। जिन्ना से कहा कि आप पीएम बन जाइए, पाकिस्तान को बनाने की जिद छोड़ दीजिए, लेकिन जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने भारत को तोड़कर पाकिस्तान बना दिया। हालांकि जिन्ना के परिवार के कुछ लोग खुद पाकिस्तान नहीं गए, जिनमें उनकी बेटी दीना वीडियो को जिन्ना ने कई बार पाकिस्तान बुलाया, लेकिन वो वहां गई ही नहीं। और आज आप देखिए कि हमारे देश में वाडिया खानदान का वाडिया ग्रुप है और हमने सबका सम्मान किया है, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ हमसे नफरत की है और नफरत की इसी बीज पर वो कुढ़ता रहा, जलता रहा, मरता रहा, हारता रहा, लेकिन ये नफरत की आग उसने छोड़ी नहीं। पाकिस्तान इतनी सी बात नहीं समझता कि भारत नहीं होता तो वो भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी नफरत और हिंदुओं के खिलाफ उसका कट्टरपन चरम पर रहता है। आज इस सवाल को भी समझना जरूरी है कि जब भारत को आजादी मिली तो महात्मा गांधी भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्यों नहीं बने। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। साल 1920 से लेकर 1947 तक आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हीं के आह्वान पर भारत के अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन और आखिर में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। और ब्रिटिश सरकार से जितनी भी चर्चा हुई उन सब में गांधी जी ही भारत की तरफ से मुख्य चेहरा थे। डरते थे अंग्रेज कि न जाने कब वो भूख हड़ताल कर दें और सारी की सारी जनता उनके साथ आकर खड़ी हो जाए अंग्रेजों के खिलाफ। जब भी बातचीत अंग्रेजों से करनी होती थी वही आगे रहते थे, लेकिन इसके बावजूद आजादी के बाद उन्होंने खुद प्रधानमंत्री ना बनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की। इसकी वजह यह थी कि गांधी जी को पद, सत्ता, कुर्सी इसकी चाह नहीं थी। उनका मानना था कि वो लोगों के दिल में रहकर ज्यादा असर डाल सकते हैं और यही उनकी ताकत भी थी। यही उनकी ताकत थी जिससे अंग्रेज खौफ खाते थे। उनके एक आह्वान पर भारतवासी सड़कों पर निकलते थे। उनके एक भूख हड़ताल पर उनके घर के बाहर हुजूम लग जाता था भारतीयों का, जो अंग्रेजों के खिलाफ उत्तेजित होकर लड़ मर गुजरने को तैयार होते थे। यही वजह थी कि उन्होंने 1934 में ही कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था और वो एक वॉलंटियर भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे। महात्मा गांधी
इस बात को भी समझते थे कि सरकार चलाने के लिए हिंसा और अहिंसा दोनों ही जरूरी होती है और कई बार राष्ट्रहित में हथियार भी उठाने पड़ते हैं। इसी वजह से उन्होंने खुद को सत्ता से अलग रखा और अपने अहिंसा के विचार को ज्यादा अहमियत दी। 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ और इसमें हिंसा हुई तो गांधी जी ने इस हिंसा के विरोध में अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और कभी भी सत्ता और पद की उन्होंने एक जो कहते हैं चाहत वो नहीं दिखा। 15 अगस्त 1947 जब भारत को आजादी भी मिली तब भी महात्मा गांधी आजादी के जश्न से कोसों दूर पश्चिम बंगाल के नोआखाली में थे, जहां हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनना ही नहीं था। वो एक आजाद और ऐसा मुल्क चाहते थे जिसमें ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति, ये देश को बांटो कुर्सी हासिल करो वाली राजनीति के लिए कोई जगह ना बचे। अब मैं फिर से आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूं और आपको यह दिखाती हूं कि आज इन सब की चर्चा 15 अगस्त के ठीक पहले क्यों कर रहे हैं। विभाजन और आजादी के 78 साल बाद भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां खड़ा है, यह हम आपको दिखाना चाहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो इस्लामिक राष्ट्र बन गया पाकिस्तान, ये उसने फैसला लिया, इसी वजह से वो अलग हुआ। आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्र का रास्ता चुना और सभी धर्मों का सम्मान किया, लेकिन पाकिस्तान ने धार्मिक कट्टरवाद की राह पकड़ी और वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया और अल्पसंख्यकों पर जुल्म सितम ढाने लगा, जो हिंदू या सिख वहां बचे थे। इसी धार्मिक कट्टरवाद के कारण पाकिस्तान की सेना सरकार पर हावी हुई, फौज की वहां पर चलती है और वहां 4 बार सैन्य तख्ता पलट हुए हैं। 4 बार सैन्य तख्ता पलट। जो चुनी हुई सरकार थी उसको सेना ने उखाड़ फेंका और यहां भारत में कभी कोशिश भी नहीं हुई। अगली बात जो हमें अलग करती है, 1947 से आज तक पाकिस्तान में 29 प्रधानमंत्री बन चुके हैं और आज तक एक भी प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं किया, जबकि भारत में 1947 से 15 प्रधानमंत्री बने, जिनमें 7 प्रधानमंत्रियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2 प्रधानमंत्रियों ने लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव भी जीते, जिसमें पंडित नेहरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जर्मनी के साथ बाद चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हाल देखिए, 45वीं अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विकास दर के मामले में भी हमसे बहुत पीछे है। भारत के पास दुनिया की चौथे सबसे शक्तिशाली सेना है। अब हम आपको विकास दर दिखा रहे हैं, जिसमें अनुमानित विकास दर भारत का अगर 6.2% है तो पाकिस्तान का पलट दीजिए आंकड़ा 2.6। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि पाकिस्तान इस सूची में भी 12वें नंबर पर है। अगर आर्मी के नजरिए से भी देखिए, भारत का ये देखिए चौथी सबसे शक्तिशाली सेना और ये 12वीं स्थान पर है। भारत का इसरो चांद पर पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान अपने झंडे पर ही चांद लगा पाता है। चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर कदम रख चुका है भारत। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तो प्रतीकात्मक, तो इधर झंडे पर चांद लगाकर ही खुश रहता है, उसके लिए वहां तक पहुंचना सपना था, है और रहेगा। इसरो दुनिया के 34 देशों की 400 से ज्यादा सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज चुका है, जबकि पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी जो कि सुपार्को है, आज भी खुद अपना एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में नहीं भेज सकती। इसके लिए पाकिस्तान चीन पर निर्भर रहता है, चीन से भीख मांगता है कि मेरी सैटेलाइट जरा लॉन्च करवा दो। पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ है, जबकि भारत में अगर आप देखें तो भारत में सिर्फ मुसलमानों की आबादी ही 25 करोड़ है। ये देखिए, ये पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ की और भारत के 145 करोड़ में 25 करोड़ सिर्फ मुसलमान हैं और हम एक हैं। यही हमारी ताकत है। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, फेडेक्स, IBM, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड बैंक के CEO भारतवंशी हैं, जबकि दुनिया में अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के CEO पाकिस्तानी है। आप खुद इस लिस्ट को देख सकते हैं। गूगल के हेड सुंदर पिचाई भारतवंशी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला भारतवंशी, अडोबी के शांतनु नारायण भारतवंशी, फेडेक्स राज सुब्रमण्यम भारतवंशी,
IBM के अरविंद कृष्णा भारतवंशी, माइक्रॉन के संजय मेहरोत्रा भारतवंशी, PNG के शैलेश जेजुरीकर भारतवंशी, अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के हेड हैं वो भी भारतवंशी। अब इनका देख लीजिए पूरा, इनका क्या है, टेररिज्म के हाफिज सईद, इनको चलिए पोस्ट ही दे देते हैं, CEO समझिए इनको, CEO, कोई CEO है, कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, लेकिन ये सब का प्रोफेशन क्या है, एक ही, आतंकवाद। आतंकवाद वाले ही हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, सलाउद्दीन, सब के सब आतंकी। आज जब हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ एक पब्लिक हॉलिडे मान लिया गया है, तब हम आपको यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि फ्रीडम इज नॉट फ्री, यानी आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी भी एक कीमत है जिसे हमारे देश के जवान और उनके परिवार चुकाते हैं। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस मनाते वक्त इन शहीदों और उनके परिवारों को भी हमेशा हमेशा याद रखें। इसीलिए हम कह रहे हैं फ्रीडम इज नॉट फ्री, हमेशा इसकी कीमत को समझिए और हर परिवार वाले के आंसू जो छलक रहे हैं उनको अपनी झोली में समेट लीजिए और याद रखिए कि ये हमारे बच्चे हैं, इस देश के नागरिक हैं, हमारे भारतवासी हैं जो अपनी जान की आहुति हमारे लिए, आपके लिए, हमारी सुरक्षा के लिए देते हैं। इस धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा हुआ, उस धर्म की राजनीति आज भी हमारे देश में रुकी नहीं है। समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी और इसका कारण यह था कि अतीक अहमद ने पूजा पाल के पति राजू पाल की साल 2005 में हत्या कराई थी और इस केस के एकमात्र गवाह उमेश पाल को भी मरवा दिया था। ऐसा लगता था कि अतीक अहमद सभी कानून से ऊपर है और वो किसी को भी मरवा सकता है, लेकिन साल 2023 में अतीक अहमद की हत्या हुई और कल जब पूजा पाल ने अपने पति को इंसाफ मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। यह है समाजवादी पार्टी की चिट्ठी जिसमें यह कहा गया है कि आपके द्वारा सुश्री पूजा पाल, आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई हैं जिसके लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें
उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। कल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के अलास्का पर होगी, जहां दो महाशक्तिशाली देशों के राष्ट्रपति मिलने वाले हैं। कल अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात का एकमात्र मुद्दा है रशिया यूक्रेन युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में और फिर पिछले 1 साल के कार्यकाल में एक ही रट लगाए हैं कि वो पूरी दुनिया के युद्ध खत्म करवा कर मानेंगे। इस चाहत को पूरा करने में सबसे बड़ी चुनौती यूक्रेन रशिया युद्ध की है। पिछले 3.5 साल से ये युद्ध चल रहा है और इसे अब तक कोई भी नहीं रोक पाया। डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि अगर वो इस युद्ध को रुकवाने में कामयाब रहे तो उनका शांति का नोबेल पुरस्कार पक्का है। इसीलिए उन्होंने युद्ध को रुकवाने के मकसद से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निजी मुलाकात के लिए अलास्का में जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में बुलाया है। इस बैठक की सबसे रोचक बात यह है कि ये यूक्रेन रशिया युद्ध के मुद्दे पर है, लेकिन इसमें रशिया से राष्ट्रपति पुतिन तो होंगे, यूक्रेन की तरफ से कोई नहीं होगा। आप सोचिए, मुद्दा यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध सुलझाने का है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नहीं बुलाया है। वो बेचारे इनविटेशन का अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका ही यूक्रेन की किस्मत का फैसला करेगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों के दम पर ही यूक्रेन पिछले 3.5 साल से युद्ध कर पा रहा है, और शायद अमेरिका पुतिन के साथ कोई समझौता करके इस समझौते को यूक्रेन पर थोप भी सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक में पुतिन को युद्ध रोकने की आखिरी चेतावनी दे सकते हैं। दरअसल जो बाइडेन समेत अन्य लगभग सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने युद्ध रुकवाने की कोशिशें की थी, लेकिन वो सारी कोशिशें अभी तक नाकाम रही। इसीलिए अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सख्त कार्रवाई का भय दिखाकर युद्ध विराम करवाना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव बनाने के लिए कई ऐसे बयान दिए जिसके टारगेट पर सीधे सीधे पुतिन थे। इसी साल मई में उन्होंने युद्ध ना रोकने पर पुतिन को पागल कह दिया, जिसके बाद रशिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। फिर जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन की कूटनीति एक धोखा है, वो बातें अच्छी करते हैं लेकिन बम गिरा देते हैं। और अब कल डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन से युद्ध विराम नहीं किया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध भी शामिल है।